गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार के विषय में जानेंगे। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य में किन किन कारणों से अशुद्धियाँ आती हैं, इन सब विषयों की चर्चा हम लोग इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। वाक्य विचार यानी कि वाक्य के संबंध में विचार करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। भाषा का अभिन्न अंग है वाक्य। अगर वाक्य नहीं होगा तो हम अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो भाषा का अभिन्न अंग वाक्य है। भाषा के विषय में आप लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। भाषा, वर्ण, शब्द इत्यादि के विषय में आप लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। और तो ये है वाक्य विचार, कक्षा 8 के लिए है। वैसे विभिन्न कक्षाओं में ये वाक्य विचार के संबंध में जान सकते हैं, लेकिन ये कक्षा 8 के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्दों का सार्थक जो समूह होता है, शब्दों का सार्थक समूह, जिसमें किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए, जिसके द्वारा पूर्णतः अपने मन के भावों को प्रकट किया जा सके और वो सार्थक हो, और हर शब्द जो है वो सही क्रम में हो, तभी वो वाक्य कहलाएगा। शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें किसी भाव विचार को प्रकट करने की क्षमता हो, वह वाक्य कहलाता है। अगर शब्द उल्टे पुल्टे होंगे या निरर्थक होंगे, कोई अर्थ नहीं निकलता हो शब्द का, निरर्थक हो, अगर शब्द सार्थक हो लेकिन शब्द उल्टे पुल्टे लगे हुए हों, सही क्रम में नहीं लगे हुए हो, तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा और वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ उदाहरण में बताया गया है कि एक पिताजी जो हैं वो बोल रहे हैं, पूछ रहे अपनी बेटी से कि रीमा क्या कर रही हो। तो वो रीमा बोल रही है निबंध। तो इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, निबंध बोलने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है, कि निबंध वो पढ़ रही है या लिख रही है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके कारण ये वाक्य नहीं कहलाएगा, निबंध वाक्य नहीं कहलाएगा। पिताजी पूछ रहे हैं रीमा क्या कर रही हो, यह एक वाक्य है, परंतु जो जवाब जो मिल रहा है वो केवल निबंध अगर बोलती है तो इससे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह वाक्य किस लिए है। तो ये वाक्य नहीं है, शब्द है निबंध। जब वह कहती है, आप चित्र में देखेंगे, वह कह रही है पिताजी मैं निबंध लिख रही हूँ। जब ऐसा पूरा वाक्य बोलती है वो, पिताजी मैं निबंध लिख रही हूँ, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह निबंध लिखने का काम कर रही है। तो यह एक सार्थक वाक्य है, सही अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाषा का अभिन्न अंग वाक्य है, और वाक्य के द्वारा अपने मन के भावों को हम स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं। अगर मन के भाव को प्रकट करना है तो उसके लिए वाक्य बहुत ही आवश्यक है। पहले चित्र में पिताजी जो हैं वो प्रश्न बेटी से कर रहे हैं, तो वो बोल रही है केवल निबंध। तो ये निबंध केवल बोलने से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि निबंध का वो क्या कर रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, किसी को दे रही है। तो इसलिए वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। इसके बाद हम लोग समझेंगे वाक्य के कितने अंग हैं, अर्थात कितने घटक हैं। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय।
उद्देश्य और विधेय दो अंग हैं। अब हम समझेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के जिस अंग से उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत की जाए, उसके विषय में बताया जाए कि वह क्या कर रहा है। कुछ कहा जाए, उसके विषय में कुछ कहा जाए, जिस किसी के बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुविधि दफ्तर जा रही है, तो यहाँ सुविधि के विषय में बताया जा रहा है कि वह दफ्तर जा रही है। मोहन पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ इस उदाहरण में मोहन के विषय में यह बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई करने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो करने वाला है वह उद्देश्य कहलाता है। दूसरे अर्थों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो करता है वह उद्देश्य है। और वाक्य का दूसरा अंग जो है वो है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय। अब हम लोग जानेंगे कि विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य के विषय में हम लोग जान गए। अब विधेय, एक वाक्य में उद्देश्य होगा और विधेय, ये दो ही चीज़ें, दो ही अंग हैं। तो उद्देश्य के विषय में हम लोग जान गए। विधेय, सुरेश कोई काम नहीं करता। इस वाक्य में सुरेश उद्देश्य है, कोई काम नहीं करता यह विधेय है। विधेय यानी कि सुरेश के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वह विधेय है। सुरेश के बारे में बताया जा रहा है कि वह कोई काम नहीं करता। जैसे ये उद्देश्य, मोहन पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है यह विधेय है। जो बातें उद्देश्य के बारे में बताई जाए, यानी कि कर्ता के बारे में जो बातें बताई जाए उसे ही विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता अर्थात काम करने वाला, जो क्रिया कर रहा है, कोई काम कर रहा है। और विधेय, जो उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए, जो वाक्य के जो बातें बताई जाए, वो उद्देश्य के बारे में जो भी बताई जाए उसे विधेय कहते हैं। तो ये उद्देश्य और विधेय ये दो अंग हैं वाक्य के। आप ऐसे देख सकते हैं उदाहरण में भी, उद्देश्य थके हुए बच्चे उद्देश्य, और विधेय नानी से कहानी सुनकर जल्दी सो गए। थके हुए बच्चे, थक गए हैं बच्चे, ये उद्देश्य है। और नानी से कहानी सुनकर जल्दी सो गए, तो ये उद्देश्य और विधेय का अच्छा उदाहरण है। क्योंकि वो दो बच्चे जो हैं वो उद्देश्य हैं, थके हुए बच्चे हैं वो दोनों, और वो नानी के द्वारा कहानी सुनना उनके द्वारा हुआ है, इसलिए वो विधेय कहलाएंगे। तो नानी के द्वारा कहानी सुनी गई वो विधेय। तो ये हो गए वाक्य की परिभाषा, वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय। और अब हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के अनेक भेद हैं, कई भेद हैं अर्थ के आधार पर। 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। सभी भेदों के विषय में जानकारी रखना बहुत बहुत आवश्यक है। हर भेद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि इस वाक्य को आप
निषेधात्मक वाक्य में बदलिए या प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए या फिर आज्ञार्थक वाक्य में बदलिए। इस तरह के कई सारे प्रश्न केवल 8वीं कक्षा में ही नहीं, 9वीं 10वीं बोर्ड में भी इन तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको इसलिए अभी से इन सब की तैयारी करके रखेंगे तो आगे आपको बोर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको ठीक से समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को, हर भेद की परिभाषा, उसकी जानकारी अगर आप रखेंगे तो किसी भी तरह का भी प्रश्न आएगा, आप उसको, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आप जरूर कर सकेंगे। अब हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कई 8 भेद हैं। सभी भेदों के विषय में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। उसकी परिभाषा को पूरी तरह से रट के ना रखें, उसको बस समझ के आप रखें तो किसी भी तरह के प्रश्न अगर आएंगे वाक्य परिवर्तन से संबंधित, वाक्य शुद्धि से संबंधित, तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो पहला भेद है अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धरती गोल है, शीला पुस्तक पढ़ती है, विधान हो रहा है, कोई काम हो रहा है, किसी विषय में बता रहे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। दूसरा नकारात्मक वाक्य, इसे निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। छात्रों बिल्कुल इस बात को आप याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आता है, कई बार, कि वाक्य दिए हुए होते हैं और उसको नकारात्मक वाक्य में बदलना होता है। बहुत आसान है, लेकिन नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य का अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए बच्चे कर नहीं पाते। और कई बार बोर्ड में भी ये आया है, ये प्रश्न आया कि वाक्य को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। आप सीधे सीधे इस बात का ध्यान रखिए, नकारात्मक मतलब है नहीं के अर्थ में, निषेध मतलब मना, नहीं, नहीं के अर्थ में। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। मैं मिठाई खाता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ। तो निषेध नहीं, निषेध नहीं, ऐसे आप रट के रखा कीजिए तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस तरह के कई बार प्रश्न आ चुके हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दूसरा है नकारात्मक वाक्य। तीसरा अर्थ के आधार पर भेद है आज्ञार्थक। आप हमेशा ध्यान दीजिए शब्दों पर, जो भेद के जो शब्द बताए गए हैं उस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तो उसी से आपको उसकी परिभाषा का भी ज्ञान हो जाएगा, उसके विषय में आप जान जाएंगे। जैसे आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा दे रहा है, आज्ञा देने के अर्थ में जो वाक्य होगा वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, इन सब के, जाओ बाजार से सब्जी लाओ, आज्ञा दे रहा है, लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए आज्ञा दे रहा है। कल तक जरूर आना, कल तक जरूर आना, तो इसमें आज्ञा देने के अर्थ में। तो इसलिए तीसरा भेद अर्थ के आधार पर है आज्ञार्थक वाक्य। चौथा, जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, आप सभी जानते भी होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो गए होंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी से प्रश्न पूछा जाए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये लगा हुआ हो तो वो होगा प्रश्नवाचक। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी भी प्रकार से प्रश्न का बोध हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ये अर्थ के आधार पर चौथा भेद है। क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो? तुम्हारा क्रिकेट मैच कब होगा? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य में होंगे ही होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, इच्छा प्रकट करें। ये
वे वाक्य हैं जिसमें वक्ता अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है। हमेशा मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ कि आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। शब्द के अर्थ को अगर आप समझिएगा तो उस वाक्य के भेद को भी आप समझ पाएंगे। तो भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तुम कक्षा में प्रथम आओ, तो ये जो उदाहरण है वो इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह हो रहा है, शब्दों पर ध्यान देंगे। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने का संदेह हो, जिस वाक्य में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करे, उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। शायद इस वर्ष खेती अच्छी होगी, तो इस बात में संदेह है कि खेती अच्छी होगी या नहीं होगी। ये पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है, ये संदेह हो रहा। हो सकता है तुम इस बार प्रथम आओ, हो सकता है, संदेह है बात में। इस बात में संदेह है कि पता नहीं प्रथम आओगे कि नहीं आओगे, तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण। सातवां भेद है विस्मयादि बोधक। ये आप सभी जानते हैं। विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष इत्यादि के भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। उसमें विस्मय बोधक शब्द होंगे। आश्चर्य जिसमें प्रकट हो, जैसे वाह, छी, हाय, तो ये सब जो है विस्मयवादी वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें आप देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, हाय मैं मर गया, तो हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हुए हैं। अरे आप आ गए, तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। छी तुम कितने गंदे हो, तो छी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। और ये सब विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण है। ये सातवां भेद है अर्थ के आधार पर। आठवां और अंतिम भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जहाँ किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाए, वो संकेतवाचक वाक्य होता है। किसी न किसी शर्त के कारण आगे का वाक्य जो है वो पूरा होगा। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ सफल होने के लिए क्या शर्त है कि तुम पढ़ोगे तब सफल होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं सफल होगे। तो ये शर्त है उसके लिए। अगर सत्य बोला होता तो इस मुसीबत में न पड़ते। मुसीबत में पड़ गया है, तो अगर सत्य बोला हुआ होता तो मुसीबत में नहीं पड़ता। तो ये शर्त है, तो वो संकेतवाचक वाक्य। ये आठवां भेद है अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से ये 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। आप सबने जाना विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर ये 8 भेद हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये अर्थ के आधार पर 8 भेद थे। रचना यानी कि बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ये हम लोग जानेंगे। रचना यानी कि कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। ये सभी रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं और उसको वाक्य परिवर्तन में हमेशा आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये केवल 8th क्लास में ही नहीं, सभी क्लास में 9th 10th बोर्ड हर क्लास के लिए है। ये परिवर्तन करने के लिए आप तभी समझ सकते हैं
जब आप रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों को अच्छी तरह से समझेंगे, कौन कौन से भेद हैं, उन भेदों में क्या क्या होता है, उन चीज़ों में क्या क्या होता है, तो इसको अगर समझेंगे तभी आप वाक्य परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। बार बार मैं ये कहती हूँ कि आप शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिए। शब्दों में ही वो उसकी परिभाषा छुपी हुई है, उसकी जानकारी आपको काफ़ी हद तक मिल जाती है। जैसे कि पहला वाक्य है सरल वाक्य। जिन वाक्यों से एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा उसे सरल वाक्य कहते हैं। पहले आप उद्देश्य और विधेय के विषय में जान चुके हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले मिल चुकी है। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, यही शर्त है। जिन वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे करिश्मा की कल शादी है, करिश्मा की कल शादी है, यहाँ एक उद्देश्य है और एक विधेय है। करिश्मा उद्देश्य है, कल शादी है, विधेय है। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। हम उद्देश्य छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, विधेय, सरल वाक्य। दूसरा जो भेद है वो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त आप लोग जानते हैं, संयुक्त का अर्थ है मिला जुला। संयुक्त परिवार के विषय में भी आपने सुना है। बहुत सारे जो परिवार मिल के रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, सभी बच्चे, बहुत परिवार के कई सदस्य मिल के रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो उसी अर्थ में ये संयुक्त वाक्य, मिला हुआ है वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए हों, योजक के द्वारा, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक चिन्ह क्या, तथा, एवं, पर, परंतु इत्यादि जो हैं वो योजक हैं। समुच्च बोधक भी उसे कहते हैं। समुच्च बोधक शब्द से जुड़े हुए होंगे, वे कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। जैसे आप उदाहरण देखिएगा, आज मेरे भाई का जन्मदिन है। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, इसलिए घर में पार्टी है। तो आप देखिएगा, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, एक वाक्य हो गया, और दूसरा इसलिए से जुड़ा हुआ है, घर में पार्टी है। घर में पार्टी दूसरा उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ा गया है इसलिए से, समुच्चय बोधक है इसलिए, और इसी के द्वारा जोड़ा गया है। तो 2 उपवाक्य जहाँ जुड़े हुए होंगे, जिन वाक्य में योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए होंगे, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित मतलब मिला हुआ। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, परंतु मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होता है। संयुक्त उपवाक्य में क्या था कि 2 उपवाक्य जो थे वो मिले हुए थे और स्वतंत्र रूप से भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य के ऊपर दूसरा उपवाक्य आश्रित है, स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ प्रतीत नहीं होगा। जैसे, जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। तो जिसे जीवन में सफलता चाहिए एक मुख्य उपवाक्य है और उस पर आश्रित है, उसे परिश्रम करना होगा। तो जो हमें आज बाजार में मिला था वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। अगर इसमें हम स्वतंत्र रूप से केवल बोलें कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है तो वाक्य स्पष्ट होगा ही नहीं। तो वाक्य, क्योंकि वो उस पर पहला जो
वाक्य बोला गया है, उपवाक्य बोला गया, उस पर आश्रित है। जो हमें आज बाजार में मिला था उस पर आश्रित है, मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। तो अगर यही आश्रित रहेगा तो ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो ये 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये आपके एग्जाम में कई बार आता है। वाक्य परिवर्तन सरल वाक्य है, जैसे जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे। जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे। इसको संयुक्त वाक्य में अगर बदलें तो हम बोलेंगे हम जयपुर जाएंगे और खूब खरीदारी करेंगे। तो ये और लग गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। और लगने से संयुक्त वाक्य, आपने पहले पढ़ा, वो योजक से वो जुड़ा हुआ रहेगा। संयुक्त वाक्य योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ रहेगा। और इसी को मिश्रित में, जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे, ये तब खूब खरीदारी करेंगे उस पर आश्रित है, जयपुर जाने पर, इस वाक्य में, इसलिए ये मिश्रित वाक्य। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास कीजिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में। इस तरह से वाक्य परिवर्तन का आपकी पुस्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो उसका अभ्यास आप लोग कीजिए। ये केवल 8वीं कक्षा में नहीं, आगे की सभी कक्षाओं में ये बहुत काम आने वाला है। दूसरा, अब आगे हम लोग देखेंगे वाक्य शोधन, वाक्य को शुद्ध करना। इस पाठ के अंदर वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य कई कारणों से गलत होते हैं, गलत प्रयोग करते हैं हम लोग बोली में। कई बार हम लोग भाषा में इसका गलत प्रयोग करते हैं, और आम भाषा में हम बोलने की आदत होती है तो कई बार पता भी नहीं चलता कि हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती हैं ये हिंदी के वाक्य में। तो सामान्य रूप से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, कि कोई शब्द कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा उसके अर्थ में। तो जैसे अशुद्ध है, देखने में मैं जाता रामलीला हूँ, ये तो पहले ही बताया कि सही पदक्रम में नहीं होता, वो वाक्य शुद्ध नहीं होगा। मैं रामलीला देखने जाता हूँ, ये शुद्ध है। देखने में रामलीला जाता हूँ, ये अशुद्ध है। ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि होते हैं, मेरे पिताजी शुक्रवार के दिन आएंगे। ठीक है, मेरे पिताजी शुक्रवार को आएंगे। शुक्रवार जो है वो दिन का ही नाम है, तो शुक्रवार के दिन बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बोलचाल की भाषा में बोलते हैं और फिर वही लिखते हैं, तो फिर बहुत अशुद्धि होती है और फिर मार्क्स आपके कटते हैं काफ़ी। वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, हम खाना खाने लगी हूँ, हम खाना खाने लगे हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। मैं कक्षा 8 में पढ़ते हैं, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, आज उनके बहन आ रहे हैं, आज उनकी बहन आ रही हैं। ये अशुद्धि भी लिंग, वचन, संज्ञा, पदक्रम संबंधी। कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, महेंद्र मामा जी के घर नहीं है, महेंद्र मामा जी के घर पर नहीं है। पर जो है ये कारक का चिन्ह है, कारक का चिन्ह भी का भी सही स्थान पर प्रयोग। कपड़े छत में पड़े हैं, कपड़े छत पर पड़े हैं, तो यहाँ में नहीं होगा, पर होगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, मैं मेरा काम स्वयं करूँगी, तो मैं अपना काम स्वयं करूँगी। तो ये कई सारे उदाहरण दिए गए हैं आपके व्याकरण के किताब में। अशुद्धियाँ संबंधी वाक्य, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इस पर बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी आपके 8th क्लास से लेकर 9th 10th बोर्ड हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये आप केवल 8वीं कक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बोर्ड तक की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी तरह से वाक्य की रचना के विषय में आप लोग अध्ययन कीजिए, आगे भी काम आएगा। तो इस पाठ के मुख्य बिंदु जो हैं, जो हमने समझाया,
वाक्य की जो है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा, जो जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो बातें आपको बता रही। वाक्य की परिभाषा बिल्कुल रटा रटाया नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ आपको समझ में ही आना चाहिए, आप अपनी भाषा में उसको लिख सकें। अगर परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो शब्दों का समूह जिससे भाव या विचार प्रकट किए जा सकते हैं उसे वाक्य कहते हैं। और दूसरा, वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अर्थ के आधार पर 8 जो भेद हैं उसके विषय में जानकारी चाहिए। उसके बाद रचना की दृष्टि से 3 भेद, उनका परिवर्तन, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो मैंने पढ़ाया है इस समय, इतनी जानकारी होनी चाहिए। फिर जो एक्सरसाइज है इससे संबंधित, वाक्य रचना संबंधी से इस पाठ में वो आप करेंगे। उद्देश्य और विधेय अलग अलग करें। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। निर्देश दिए हुए होते हैं, उसके अनुसार परिवर्तित कीजिए। उसी तरह से संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में, इस तरह से परिवर्तन करने के लिए भी आता है। और चौथे तरह का प्रश्न जो है वो वाक्य को शुद्ध करने के लिए आता है।